बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ये रात मेरे लिए बहुत भारी साबित हुई थी। बाहर तेज बारिश बरस रही थी और अंदर मेरी आंखें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाबा इस भरी दुनिया में मुझे यूं तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। इतने बड़े घर में मैं अकेली थी। जरा सा भी खटका होता तो खौफ से कांपने लगती। रात का 1 बजने वाला था, तब कहीं जाके मेरी आंख लग गई। अचानक ही धम की आवाज के साथ मैं चौंक कर उठी थी। फिर मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा था। मुझे अंधेरे में 2 हेवले लॉन में चलते फिरते नजर आए थे। इन्हें देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये जरूर कोई चोर डाकू थे जो अकेली लड़की को देखकर इस घर में घुस आए थे। मैं दिल ही दिल में ज़ेरे लब अल्लाह से मदद तलब करने लगी। अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा जोरदार अंदाज में बजा था। मैं खौफ से पसीने में शराबूर हो चुकी थी। तभी कमरे का लॉक खुला और दरवाजा खुलता चला गया। मैं खौफ के मारे बेहोश होने को थी। आने वाले शख्स को देखकर मैं हैरत ज़दा थी, क्योंकि इस शख्स को मैंने सालों पहले देखा था। अब वो अचानक मेरे कमरे में मौजूद जिस तरह से मुझे देख रहा था, इसे देखकर अचानक ही मैं अपने होशो हवास खोती चली गई। मेरा नाम सानिया है और मेरी अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मेरे बाबा एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने मेरी जिंदगी में अम्मी की कोई कमी महसूस न होने दी थी। मैं इनकी लाडली और इकलौती बेटी थी। वो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए उन्होंने अपनी तालीम बच्चों में बांटने का फैसला किया और उन्होंने अपने घर के बराबर में ही एक स्कूल खोल लिया। अम्मी की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करते थे, इसलिए इस तन्हाई को बांटने के लिए उन्होंने अपना सारा दिल अपने खोले हुए स्कूल में लगा लिया था। यूं तो वो स्कूल एक क्वालिफाइड और महंगा स्कूल था, लेकिन फिर भी मेरे बाबा इस स्कूल में ऐसे बच्चों को भी तालीम दे रहे थे जो बिल्कुल गरीब और लावारिस होते थे। इनकी तालीम बिल्कुल मुफ्त होती थी। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ रही थी। अगरचे मैं छोटी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में माँ की कमी थी। इसी वजह से मैं हद से ज्यादा हसास हो गई थी। मैं अपने दुखों को अपनी शरारतों में छुपाने लगी थी, इसीलिए रोजाना शरारतें करना मेरा मामूल था। खुदा ने मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा था। मेरे बाल सुनहरे जबकि रंगत इंतहाई गोरी थी। मेरे स्कूल की लड़कियां मुझे देखकर कहती हैं कि तुम तो बिल्कुल रिपंजल लगती हो। मुझे भी रिपंजल बहुत अच्छी लगती थी। मैंने इसके बारे में कई कहानियां पढ़ रखी थी और खुद को मैं एक शहजादी ही तस्वर करती थी। यूं तो स्कूल का कोई लड़का या लड़की नहीं थी जो मेरी शरारतों से बच जाते, लेकिन मेरी कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते थे कि मैं एक प्रिंसिपल की बेटी थी। इसी वजह से सब मुझसे डरते थे। जब मेरे बाबा को मेरी शरारतों की खबर होती तो वो मेरे खूब कान खींचते, लेकिन मुझे इनकी बातों का कोई असर ना होता था। जब भी कोई नया बच्चा स्कूल में आता तो मैं इससे शरारत करना अपना फर्ज समझती थी। अब मैं 7वीं क्लास में पढ़ रही थी और 11 साल की एक समझदार लड़की थी। बाबा का स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कई टीचर्स ऐसी थीं जिनकी मजबूरी को देखते हुए बाबा ने उन्हें स्कूल में नौकरी दी थी। मेरे बाबा एक हैंडसम और पढ़े लिखे इंसान थे। अम्मी के फौत होने के बाद कितनी ही लड़कियों ने उन्हें शादी करने की ऑफर की थी, लेकिन बाबा ने मेरी खातिर किसी से भी शादी न की थी। वो मेरे सर पर कोई सौतेली माँ लाकर नहीं बिठाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे पालने में सर्व कर दी थी। अभी मैं 7वीं क्लास में पढ़ रही थी कि अचानक ही हमारी क्लास में एक नए बच्चे का दाखिला हुआ। जब इस बच्चे का हमारी क्लास में पहला दिन था तो मैं इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इससे कहने लगी कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी हूँ जिसने तुम्हें इस स्कूल में दाखिल किया है, इसलिए कभी भी मुझसे पंगा न लेना। फिर मैं इसे कहने लगी कि तुम्हारा आज पहला दिन है, इसीलिए मेरा असूल है कि जो भी मेरी क्लास में नया बच्चा आता है इसका पहला लंच मैं खाती हूँ। दिखाओ तुम्हारे टिफिन में क्या है। वो खामोश नजरें झुकाकर खड़ा था। अजीब दबू सा बच्चा था, किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने खुद ही इसका बैग खंगालना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई जब इसके टिफिन से एक सूखी रोटी और चंद चीनी के दाने निकले थे। सारी क्लास के लड़के और लड़कियां इसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं भी इनके साथ खूब हंस रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा जब इसकी आंखों से आंसू निकलते हुए इसके गालों को गीला कर गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये शरारत मुझ पर भारी पड़ने वाली थी। वो लड़का मुझे देखकर रो रहा था।
मैंने सबको खामोश रहने का कहा और फिर इससे कहने लगी, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें हरगिज रुलाना न था। लेकिन इस दिन के बाद से वो लड़का जिसका नाम शुएब था वो खामोश रहने लगा था। वो क्लास में किसी से भी बात ना करता था। शायद वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। मेरे बाबा के स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे अमीर घराने के थे, क्योंकि ये स्कूल एक बहुत अच्छी सोसाइटी में वाक़ था। इस स्कूल की बदौलत बाबा ने हमारे छोटे से घर को एक बंगले की शक्ल दे दी थी। वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक साइंसदान बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ने से कोई खास दिलचस्पी न थी। हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन ज़्यादातर मेरा वक्त शरारती करने में गुजरता था। मैं देखती जब वो लड़का शुएब, जो मेरा हम उम्र ही था, वो मुझे अक्सर चुपके चुपके देखा करता था। शायद मेरी खूबसूरती से मुतासिर था। मैं अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ थी। क्लास में कितने ही लड़के थे जो मुझसे दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैं ज़्यादातर लड़कों को मुंह नहीं लगाती थी। मेरी सारी दोस्तें सिर्फ लड़कियां ही थीं। फिर एक दिन ब्रेक के टाइम हम सारी सहेलियां खेल रही थीं, जब अचानक ही मेरी नज़र दरख्त के नीचे बैठे शुएब पर पड़ी। वो बिल्कुल तन्हा उदास बैठा था। फिर मैं अपने दोस्तों को छोड़कर इसके पास गई और इससे कहने लगी कि तुम अकेले क्यों बैठे हो? क्या अभी तक तुमने कोई दोस्त नहीं बनाया? तो वो कहने लगा कि मैं किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करता, इसीलिए मुझे अकेला रहना पसंद है। न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैं इससे कहने लगी कि अच्छा, तो मुझसे दोस्ती कर लो। फिर मैंने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इसने मेरा हाथ चटक दिया और फिर कहने लगा कि नहीं, मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करना पसंद करता, और अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। एक शदीद गुस्से की लहर मेरे वजूद में उठी थी। आज तक कोई भी ऐसा बच्चा न था जिसने मेरी दोस्ती से इनकार किया हो। इसकी इस हरकत पर मुझे निहायत गुस्सा आया था। फिर दूसरे दिन मैं अपने बाबा के पास गई और उन्हें कहने लगी कि शुएब नामी बच्चे को आप स्कूल से निकाल दें, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बाबा ने इस बात पर मुझे घूर कर देखा था। फिर कहने लगे कि अब मैं तुम्हारी पसंद से इस स्कूल में बच्चों को दाखिल करूंगा। खबरदार, जो तुमने कोई ऐसी बात की, जानती हो कि वो अपनी माँ के साथ तन्हा रहता है। वो बहुत दूर गांव से यहाँ पर रहने आया था। मैंने इससे बिल्कुल मुफ्त में दाखिला दिया है। तुमने इसे तंग नहीं करना, बल्कि इसका ख्याल रखना है। मैं सर झटक कर बाबा के पास से आ गई थी। फिर हैरत से सोचने लगी कि देखो तो सही, मेरे बाबा के पैसों से ही स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, और नखरे ऐसे हैं जैसे कोई शहजादा हो। मैं हर साल स्कूल में टॉप करती थी। वैसे भी पेपर्स के दिनों में मैं खूब मेहनत किया करती थी। मेरा दिमाग अच्छा था, लेकिन मैं ज़्यादातर पढ़ाई में अपना दिमाग इस्तेमाल न करती थी। इसी वजह से पूरा साल न पढ़ती थी। लेकिन जैसे ही पेपर्स आने वाले होते, मैं पढ़ाई शुरू कर दिया करती थी और हर साल टॉप करती थी। फिर जैसे ही इस साल हमारे स्कूल का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी जगह टॉप करने वाला वही लड़का शुएब था, जिसने पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर्स हासिल किए थे। मैं अपने बाबा से शदीद नाराज़ हो गई। फिर कहने लगी कि आपने मुझे क्यों नहीं पहली पोजीशन दी? इस गरीब लड़के को पूरे स्कूल में पहले नंबर पर पोजीशन दे दी। मेरे बाबा मुझे समझाने लगे कि देखो, शुएब पढ़ाई में बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। मैं चाहता हूँ कि वो कोई बड़ा इंसान बने, क्योंकि इसका दिमाग आम बच्चों जैसा नहीं है। फिर मेरे बाबा समझाने लगे कि तुम भी ज़हीन बच्चों के साथ उठा बैठा करो, ताकि तुम्हारा सारा ध्यान पढ़ाई में रहे। फिर मैंने धीरे धीरे शुएब के साथ बातचीत करना शुरू कर दी। वैसे भी अब हम उम्र के साथ साथ अपनी मंजिलें तय कर रहे थे। इस स्कूल में पढ़ते हुए 2 साल हो गए थे। इस सारे अरसे में मेरी और शुएब की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। पहले वो हर बात पर गुस्सा किया करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका मिजाज तब्दील होता गया। अब वो पूरे स्कूल में सिर्फ मुझसे ही बात किया करता। कभी कभी मैं इससे कहती कि मुझे तुम्हारे घर जाने का शौक है, मैं तुम्हारी माँ को देखना चाहती हूँ, लेकिन वो ये बात सुनकर चुप हो जाता। इसने आज तक मुझे ये ना कहा था कि चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। मैट्रिक तक हम दोनों ने साथ ही तालीम हासिल की थी। मेरे बाबा का स्कूल भी मैट्रिक तक ही था। इसके बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। फिर एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर आ रही थी, तो रास्ते में मैंने चंद लड़कों को लड़ाई करते हुए देखा। जब मैं आगे गई तो हैरान रह गई। वो लड़के बहुत बड़े बड़े थे, जो शुएब को पूरी तरह मार रहे थे। मैं ये बात समझ ना सकी थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि वो इसे इतनी बुरी तरह पीट रहे थे। मैंने बमुश्किल इन लड़कों से शुएब को बचाया था। वो जख्मी हो चुका था,
इसकी आंखों में आंसू थे और फिर वो अपने घर भाग गया। मुझे इन लड़कों पर बहुत गुस्सा आया जो शुएब को तन्हा समझकर बुरी तरह पीट रहे थे। फिर उस दिन के बाद शुएब दोबारा स्कूल ना आया था। वैसे भी मैट्रिक के पेपर्स होने वाले थे। मैं इस बात पर बहुत परेशान थी कि वो बिना पेपर दिए ही ये स्कूल छोड़ गया था। इस बात का जिक्र जब मैंने पापा के सामने किया तो वो कहने लगे कि हाँ, मैंने स्कूल के चौकीदार को शुएब के घर भेजा था, तो वो कह रहा था कि इसके घर पर ताला लगा हुआ है। हो सकता है वो दोनों माँ बेटे ये शहर छोड़कर चले गए हों। मैं ये बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। भला अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर कौन जाता है। मुझे इस बात का बहुत सदमा था। फिर मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में हो गया। अब मैं दिल जमी के साथ पढ़ती थी। फिर मैंने मैट्रिक अच्छे नंबर से पास कर लिया था। फिर अपने बाबा के बताए हुए कॉलेज में एडमिशन लेकर दोबारा से अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया था। अभी मुझे कॉलेज में पढ़ते 1 साल ही हुआ था कि अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी। फिर मैं बाबा से कहने लगी कि आप इतना काम करते हैं जभी तो आपकी तबीयत खराब रहती है। फिर उन्होंने मेरे कहने पर ही स्कूल को सेल करने का फैसला कर लिया। इनका पूरा स्कूल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिया था। वो रकम इतनी थी कि हम बाप बेटी आराम से बैठकर अपनी पूरी जिंदगी खा सकते थे। मुझे सिर्फ इस बात पर हैरत होती कि आज तक बाबा से मिलने कोई रिश्तेदार हमारे घर ना आता था। जब ये बात मैं बचपन में अपने बाबा से पूछती तो वो कहते कि दरअसल मैंने और तुम्हारी माँ ने पसंद की शादी की थी। हमारा ताल्लुक एक बहुत सख्त कबीले से था। वो पसंद की शादी को नाजायज करार देते थे, इसीलिए उन्होंने हमसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। तुम्हारी माँ के रिश्तेदार भी इनसे मिलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनकी नज़र में तुम्हारी माँ एक आवारा औरत थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। ये कहानी मैं बहुत दफ़ा बाबा के मुंह से सुन चुकी थी। फिर मैंने भी अपने दिल को समझा लिया कि पूरी दुनिया में मेरे बाबा का कोई भी नहीं है। इसी वजह से मैं इनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। मैं चाहती कि मेरे बाबा को किसी की भी कमी इनकी ज़िंदगी में महसूस न हो। अब वो बीमार रहने लगे थे और परेशानी इनके चेहरे पर आया होती। वो मुझे कहते कि मुझे और कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझे खाई जाती है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करके तुम्हें अपने घर की करना चाहता हूँ। अभी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा न थी। अभी तो मैं 18 साल की भी न हुई थी। 17वें साल में लगी थी। शादी की बात सुनकर मैं बुरी तरह घबरा जाती। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में था। फिर वो एक काली अंधेरी रात थी जिस दिन बाबा की तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे इन्हें अस्पताल ले जाने का भी मौका न मिल सका। उस दिन बाबा सोए तो दोबारा ना उठे और वो इस दुनिया से चुपचाप मुझे तन्हा अकेला छोड़कर चले गए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। बाबा के चंद एक दोस्त आए थे और इनकी मौत पर जो मुझे तसल्ली देकर अपने अपने घर पर चले गए। बाबा के दोस्तों की बेगमात ने मुझे कहा था कि हमारे घर हमारे साथ रहो, लेकिन मैंने इन्हें ये कहकर मना कर दिया कि इस घर में मेरे बाबा की निशानियां हैं। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बिना किसी रिश्ते के किसी के साथ कैसे रह सकती थी। इसीलिए मैंने इसी बंगले में रहने का फैसला किया था। उस रात भी मैं तन्हा अकेली इस बंगले में मौजूद थी। मुझे हर रात बहुत डर लगता था। मैं रोजाना ही किसी सहारे की तलाश में बैठी होती कि कोई आए और मेरे साथ इस बंगले में रहे। उस रात भी मुख्तलिफ आवाज़ों पर मैंने लॉन में चलते फिरते 2 आदमियों को देखा था। शायद वो कोई चोर डाकू थे जो चोरी करने की गर्ज से यहाँ आए थे, लेकिन दरवाज़ा खुलकर आने वाला वो एक लंबा चौड़ा नौजवान था। इसके नैन नकुश मुझे कुछ देखे देखे से लग रहे थे। इसे देखकर अचानक मेरे मुंह से निकला, शुएब तुम? वो शुएब ही था जिसने मेरे बाबा के स्कूल में तालीम हासिल की थी। उस वक्त वो एक कम उम्र लड़का था, लेकिन अब एक लंबा चौड़ा जवान लड़के की सूरत में मेरे सामने खड़ा था। मैं कहने लगी कि तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला और तुम चुपचाप स्कूल छोड़कर क्यों चले गए थे? तो वो कहने लगा कि मेरा जाना जरूरी था क्योंकि अब मजीद यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन ना था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि प्रिंसिपल साहब की मौत का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए अफसोस करने यहाँ आया था। उस दिन वो काफी देर तक मुझसे बातें करता रहा। मैं भी अकेली थी, इसलिए अपना हाल दिल उसे सुनाने लगी। मुझे उस बात पर हैरत थी कि इसकी मौजूदगी से मुझे कोई खौफ महसूस ना हो रहा था। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था।
फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो मुझे कहने लगा कि मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो मुझे एक बार याद कर लेना। मुझे इसका यूं दिलासा देना बहुत अच्छा लगा था। फिर दूसरे दिन एक बार फिर से मैं इस घर में अकेली थी। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। उस दिन के बाद से वो मुझसे मिलने ना आया था। फिर एक दिन बाबा के दोस्त गुलजार हुसैन अपने वकील के साथ इस बंगले में आए और मुझसे कहने लगे कि सानिया बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे बाबा ने मरने से पहले ये बंगला मुझे सेल कर दिया था, क्योंकि अपनी बीमारी के हाथों वो बहुत तंग थे। हर इलाज भी उन्होंने मुझसे पैसे लेकर ही करवाया था। इस बंगले के कागजात उन्होंने मुझे दे दिए थे। ये देखो, तुम सबूत देख सकती हो। उन्होंने कागजात मेरे सामने रख दिए थे। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर इन कागजात को देख रही थी। मेरे प्यारे बाबा ऐसा हरगिज न कर सकते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि इनका इलाज स्कूल के पैसों से हुआ था। जब मैंने ये बात इनसे कही तो वो कहने लगे कि हाँ, ये बात सही है कि स्कूल के पैसों से तुम लोगों का गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर भी बेटा, वो स्कूल भी हमारी पार्टनरशिप की वजह से ही कायम था। इस स्कूल का मालिक अकेला तुम्हारा बाबा नहीं, बल्कि इसमें मेरा भी हिस्सा था। मैं एक कम उम्र और मासूम थी, भला ऐसी बातों को कहाँ समझ पाती, इसलिए इनकी बातें सुनकर घबरा गई। मुझे आज तक बाबा ने ये बात नहीं बताई थी कि वो स्कूल पार्टनरशिप की बुनियाद पर चल रहा था। फिर वो मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर कहने लगे कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसी वक्त इस बंगले को खाली करके यहाँ से चली जाओ। जब तक तुम्हारा दिल है तुम रहती रहो, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद मेरे बच्चे लंदन से आने वाले हैं। वो इस बंगले में रिहाइश इख्तियार करेंगे, इसलिए तुम अपना इंतजाम कर लेना। मैं हैरान हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि बाबा के जाने के बाद मुझे जिंदगी में इन मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, और वो भी इतनी कम उम्र में। फिर मैं सोचने लगी कि कहीं बाबा के ये दोस्त झूठ बोलकर तो हमारे बंगले पर कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि गुलजार अंकल बाबा के कितने गहरे दोस्त थे। वो हर अच्छे बुरे वक्त में इनके हमरा खड़े रहते थे। अब मैं बेबस ऐसे घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी ना था कि इसके आगे जाकर मैं ये बताती कि मुझ पर क्या कयामत बीत रही है। पहले तो सिर्फ मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए थे, अब मेरा रहने का ठिकाना भी छिनने वाला था। उस रात भी मैं अकेली बैठकर रो रही थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा बजा था। मैं ये दस्तक सुनकर घबरा गई। फिर बाहर से आने वाली नर्म आवाज पर हैरान रह गई। जो बाहर खड़ा शख्स कह रहा था कि घबराओ नहीं सानिया, मैं शुएब हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने फौरन ही दरवाजा खोल दिया था। फिर इसे शिकवा भरी नजरों से देखते हुए कहने लगी कि मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानते नहीं कि मैं किस कदर परेशानी में गिरफ्तार हूँ। अब मैंने इसे बता दिया कि मरने से पहले मेरे पापा ये घर बेचकर अपने दोस्त गुलजार हुसैन को इसके कागजात दे चुके हैं। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे लगता है कि मैं भिखारियों की तरह सड़कों पर मारी मारी फिरूंगी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर रहना चाहती हो तो मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे इसकी बात सुनकर खुशी हुई थी। वैसे भी मेरे और उसके दरमियान एक अजीब सा रिश्ता कायम हो गया था। फिर मैं कहने लगी कि ठीक है, कल रात को मैं तुम्हारे साथ ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इससे पहले कि वो मुझे खुद ये घर छोड़ने का कहें, मैं ही चुपचाप यहाँ से चली जाती हूँ। पूरी रात मैं शुएब से बातें करती रही। फिर जैसे ही सुबह का उजाला फैलने को हुआ, वो यहाँ से चला गया। जब वो यहाँ से गया तो फिर मुझे याद आया कि मैं इससे ये पूछना तो भूल ही गई कि इससे मेरे घर का कैसे पता चला और इसकी माँ जिंदा है या मर गई। ये बात मैं इससे पूछ ना सकी थी। फिर दूसरी सुबह चंद लोग आए थे जो इस घर को डेकोरेट कर रहे थे। शायद गुलजार अंकल की फैमिली आने वाली थी। मैं उदासी से ये सब देख रही थी। फिर मैंने सबसे छुपकर धीरे धीरे एक बैग में अपना सारा कीमती सामान रखना शुरू कर दिया। फिर मैं बाबा की अलमारी खंगालने लगी और इनकी रखी हुई हर कीमती चीज उठाकर बैग में रख ली। अचानक ही मेरी नजर अलमारी में रखे हुए कागजात पर पड़ी थी। वो फाइल बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी गुलजार अंकल ने मुझे दिखाई थी। मैंने वो सारे कागजात भी उठाकर अपने बैग में रख लिए थे। कुछ कुछ बात मुझे समझ आ रही थी, लेकिन मैं अकेली थी, इनका मुकाबला न कर सकती थी। इसीलिए मैंने खामोशी से जाना ही यहाँ से बेहतर समझा था। फिर दूसरी रात में शुएब का बड़ी शिद्दत से इंतजार करने लगी। बस यकीन था कि वो मुझे लेने जरूर आएगा।
फिर जैसे ही वो मुझे लेने आया तो मैं इस बंगले को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से शोएब के साथ चल दी। वो आधी रात के इस पहर न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। चल चल कर मेरी तो टांगों में दर्द हो गया, लेकिन इसका घर था कि आने का नाम ही ना ले रहा था। फिर वो मुझे अपने साथ ले जाता हुआ एक घने जंगल में दाखिल हो गया। अजीबोगरीब सा माहौल था। जानवरों के शोर करने की आवाजें भी मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। फिर मैं शोएब से कहने लगी कि तुम कैसी जगह पर रहते हो, यहाँ पर तो कोई आबादी भी नहीं है। तो वो कहने लगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, शुरू शुरू में तुम्हें अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम हमारे साथ रहोगी तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगेगा। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। फिर वो मुझे जंगल के बीचों बीच वाकई खंडर में ले गया। इस खंडर में तो आदम ना आदम की जात थी। भला इस वीरान सी जगह पर कौन रहता। मैं दहशत ज़दा से चारों तरफ देख रही थी। फिर डरते डरते शोएब से कहने लगी कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, तुम्हारा घर यहाँ पर है। फिर वो धीरे से मेरे करीब आया और कहने लगा कि इस खंडर के नीचे एक तय खाना है, वहीं पर हमारी दुनिया आबाद है। लेकिन वहां जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि वो सच जानकर भी तुम हमारे साथ यहाँ पर रहोगी। इसका लहजा बहुत अजीब सा था। मैं इसकी बातों को समझ ना पा रही थी। मैं कहने लगी कि कैसा सच। वो कहने लगा कि यही हमारी दुनिया है, हम सबसे अलग थलग अपनी दुनिया में यहाँ पर खुश रहते हैं, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि जिन जात हूँ। इसने गोया धमाका किया था। मेरे औसान खता हो गए। मैं 2 कदम दूर हटी, फिर नीचे पड़े हुए पत्थर से टकरा कर गिर गई थी। इसने दोनों कंधों से मेरे वजूद को थामा और फिर कहने लगा कि घबराने की जरूरत नहीं, हम इन इंसानों से बहुत अच्छे हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, इसीलिए कई सालों से तुम्हारे पीछे हूँ। तुम्हारी ही खातिर मैंने कई साल तक इस स्कूल में एक इंसान बनकर वहां पर पढ़ाई की, क्योंकि रोज तुम्हें देखना मेरा मामूल था। जिस दिन तुम्हें ना देखता उस दिन मुझे चैन न पड़ता था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी। मैं खौफ से रोने लगी तो वो कहने लगा कि हमारी दुनिया भी तुम्हारी जैसी ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो काम भी कर लेते हैं कि जो तुम इंसानों के बस में नहीं। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलता हूँ। अब वो तहखाने से ले जाता हुआ मुझे नीचे ही नीचे लेकर जा रहा था। वो सीढ़ियां न जाने कहाँ खत्म होने वाली थीं। गोल गोल सीढ़ियां उतर उतर कर मेरा दिमाग घूमने लगा था। इससे पहले कि मैं ये सारी सीढ़ियां पार करती, बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक ख्वाबगाह में मौजूद थी। बड़े बड़े फानूस और खूबसूरत पर इस ख्वाबगाह में लगे हुए थे। मेरे चारों तरफ अजीब हिब्बतनाक चेहरा लिए लड़कियां खड़ी थीं, जो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मुझे कुछ याद ना आ रहा था कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं अपना सब कुछ भूल बैठी थी। तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। इसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। वो जिन ज़्यादा था जो मुझे धोखे से यहाँ लेकर आ गया था। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ का माहौल देखकर खौफजदा हो गई थी। वो आम इंसानों जैसा नजर आ रहा था, लेकिन यकीनन वो भी इन सारी जनजातियों जैसा ही बदसूरत और हिब्बतनाक था। इसे देखते ही सारी जनजातियां वापस चली गई थी। अब वो तन्हा मेरे सामने खड़ा था। मैंने इसे देखकर मुंह फेर लिया तो वो कहने लगा कि देखो, गुस्सा ना करो, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये हमारा पूरा कबीला है जो जमीन की कई तह के नीचे आबाद है। जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी माँ से जिद की कि मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। वो मेरी जिद से मजबूर होकर मुझे बाहर की दुनिया में ले गई, जहाँ पर इंसान आबाद थे। हमें रहने के लिए कोई जगह ना मिली थी। फिर रात के वक्त हम एक स्कूल में चले गए। वहाँ पर एक दरख्त था जिस पर हम आराम से रह सकते थे। हम दोनों माँ बेटे पूरी दुनिया से छुपकर वहाँ बड़े आराम से रह रहे थे। लेकिन रात को तो वहाँ सुकून और सन्नाटा होता, लेकिन जैसे ही सुबह होती तो ढेर सारे बच्चे और उनकी शरारतों से वो पूरा स्कूल भर जाया करता था। मैं पूरा दिन बड़ी दिलचस्पी से इन बच्चों को देखता रहता। वहाँ रहते हुए मुझे अगरचे कई साल हो गए थे, लेकिन अभी भी मैं अपनी दुनिया में वापस ना जाना चाहता था। हमारे कबीले का सरदार रोजाना अपने जनजादों को भेजकर हमें वापस आने का कहता, लेकिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वो मेरी हर बात से मजबूर थी। फिर जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारे सुनहरी बाल और खूबसूरत गोरी रंगत तुम्हें सबसे अलग बनाती थी। तुम हंसती तो ऐसे लगता जैसे कई फूल मुस्कुरा रहे हों।
मैं हर वक्त तुम्हें देखता रहता था। तुम जब किसी दूसरे इंसान से बात कर रही होती तो मैं बहुत जलन महसूस करता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फिर मेरे दिल का ये राज मेरी माँ ने भी जान लिया। वो मुझे कहने लगी कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया था। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, हम इंसानों का रूप इख्तियार करके इसकी दुनिया में चले जाते हैं। फिर तुम आराम से इस लड़की से मिल सकते हो, इससे अपने दिल की बात कह सकते हो। इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। फिर मैं और मेरी माँ इस दरख्त को छोड़कर एक पुराने घर में आबाद हो गए। वहाँ रहना हमारे लिए आसान न था, लेकिन फिर भी हम सबसे छुपकर बड़े आराम से वहाँ रह रहे थे। दुनिया वालों के सामने हम इंसान थे, लेकिन दर हकीकत हम जन्नात थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मैं इंसान बनकर तुम्हारी जिंदगी में आ सकता हूँ। लेकिन जब पहले दिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं बहुत मायूस हो गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे तुम एक मगरूर लड़की हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हो गया कि तुम दिल की बहुत अच्छी थी और मेरे साथ इंतहाई नरमी और इज्जत से पेश आती थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद मोहब्बत अब इश्क का दर्जा इख्तियार कर चुकी थी। अब मैं बड़ा भी हो गया था। अब मैं एक लंबे चौड़े नौजवान जिनजादे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि अब इंसानों की दुनिया में रहना आसान नहीं, इसलिए हमें वापस जाना होगा। वैसे भी अभी कबीले वालों को हम दोनों की ज़रूरत है। फिर मैं इस शर्त पर वापस चला गया कि मैं तुम्हें हर हाल में अपनी दुनिया में अपने पास देखना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि कुछ भी हो जाए तुमने इस लड़की को अपने पास लेकर आना होगा। फिर कई साल गुजर गए, मुझे तुमसे मुलाकात करने का मौका भी ना मिला। हमारा एक दूसरे कबीले वाले जनजातों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इसी वजह से हम सारे जनजात कबीले की हिफाजत में मसरूफ थे। जब ये सारे मामलात खत्म हो गए और कबीले में अमन का माहौल हो गया तो मेरी माँ मुझे इसरार करने लगी कि अब तुम भी जवान हो चुके हो, इसलिए किसी कबीले की जनजाति को पसंद करके इससे शादी कर लो। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था, इसीलिए मैंने अपनी माँ को कह दिया कि मैं किसी जनजाति को नहीं बल्कि उसी आदमजादी से शादी करूंगा। मेरी ये जिद जब मेरी माँ ने कबीले के सरदार को बताई तो वो कहने लगा कि ठीक है, इसे कोशिश करने दो। अगर वो लड़की यहाँ आने पर राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो हमारे साथ रह सकती है, लेकिन इसे हमारी तरीके से ही यहाँ पर रहना होगा। जब भी मैं तुम्हारी खबर लेने तुम्हारी दुनिया में चला गया, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम आजकल बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे सामने आया तो तुम्हारे चेहरे पर चमकती खुशी मेरी नजरों से पोशीदा न रह सकी। मुझे इस बात की खुशी थी कि तुम मुझे पहचान गई थी, लेकिन मैंने तुम पर यह जाहिर न होने दिया कि मैं कितने सालों से तुम्हारे पीछे था। जब तुम्हें अपने साथ अपने कबीले में लेकर आया तभी मैंने तुम्हें हकीकत से आगाह किया था। मेरा यकीन करो, मेरा कोई बुरा मकसद न था। मैं तुम्हें वाकई शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ। वो जन ज्यादा निहायत जर्दा लहजे में मुझे ये सारी कहानी सुना रहा था, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो ये हकीकत जानकर बहुत अफसरदा था। अब मैं इनके कबीले में डरी डरी सी रहने लगी, न ज्यादा किसी से बात करती, बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती। वो रोजाना मेरे पास खाना लेकर आता और मेरी मिन्नतें करता कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से माफ न कर सकती थी। फिर एक दिन इसकी माँ जिनजादी मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो लड़की, मेरा बेटा तुम्हारे इश्क में काफी सालों से गिरफ्तार है। इसके साथ के सारे जिनजादों की शादियां हो चुकी हैं। अब तुम भी मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। वो मेरा एक इकलौता और लाडला बेटा है। मैंने आज तक इसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से इनकार न सुनूं। अच्छा। वो हेबतनाक जिनजादी मुझे हुक्म देकर चली गई। मैं इसके जाने के बाद रोने लगी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। अब मैं यहाँ से कैसे निकलती? एक दिन मैं बेबसी की हालत में अपने कमरे में पड़ी थी कि एक जनजादी मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हारे साथ तो वाकई जुल्म हुआ है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? इसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। वो कहने लगी कि ठीक है, कल पूरे चांद की शब सारे जनजादे एक खास अमल करने के लिए यहाँ से दूर एक पुराने कब्रिस्तान में जाएंगे। महल में सिर्फ जनजातियाँ होंगी। पहरेदार भी इस दिन इसके साथ ही कब्रिस्तान जाएंगे। मैं मौका देकर तुम्हें यहाँ से फरार कर दूंगी। उस जनजादे की इस मेहरबानी पर मैं इसका शुक्रिया अदा करने लगी। ये भी ना सोचा कि वो मुझ पर इस कदर मेहरबानी क्यों कर रही है।
दूसरे दिन मैं तन्हा इस कमरे में बैठी थी, तभी वही जिनज़ादा मेरे पास आया। मेरा चेहरा देखकर वो कहने लगा कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। देखना, तुम्हारे चेहरे की ये सारी उदासी और दुख मैं चंद दिनों में ही गायब कर दूंगा। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं इसकी बात पर सर झुकाकर रह गई। वो ये नहीं जानता था कि मैं यहाँ से फरार होने वाली हूँ, वो भी आज की रात। वो मुझसे काफी देर तक बातें करता रहा और फिर वहां से चला गया। अब मैं अपने कामते वजूद को संभाले इस जिनज़ादे के इंतजार में थी। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे पास आई थी। वो कुछ घबराई हुई महसूस हो रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। ऐसा ना हो कि बानो तुम्हें यहाँ से फरार होते हुए देख ले। अब वो मुझे अपने पीछे पीछे खुफिया जगह पर ले गई थी। वहां पर एक शीशे की दीवार थी जिस पर एक बड़ा सुराख था। सुराख में से निकलना आसान न था। फिर जैसे ही मैं सुराख से निकली तो मेरे सामने एक घना जंगल था। मैं नंगे पांव वहां से भाग रही थी। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो जिनज़ादे की माँ थी जो मुझे रुकने का कह रही थी। वो तेज आवाज में चिल्लाती हुई कह रही थी कि रुक जाओ लड़की, भागने का कोई फायदा नहीं। मेरा बेटा तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेगा। लेकिन मैं इसकी कोई बात ही न सुन रही थी और मुसलसल भागती रही और भागती ही रही। भाग भाग कर मेरे पांव छलनी हो गए थे, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले मैं सड़क किनारे पहुंच गई थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टा और चप्पल भी मेरे पास न था। मैं सड़क किनारे खड़ी बेबसी से किसी का इंतजार करने लगी। अचानक ही एक कार मेरे पास आकर रुकी थी। इसमें एक मर्द बैठा था। इसने मेरे बिखरे हुए हुलिये को देख लिया था। फिर कहने लगा कि आपको मदद की जरूरत है, आए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैं शदीद परेशानी और भूख में मुब्तला थी, इसीलिए खामोशी से इसकी कार में बैठ गई। वो बड़ी गौर से मेरे हुलिये को देख रहा था। फिर कहने लगा कि कहाँ जाना है आपको। इसके सवाल पर मैं चुप हो गई। कैसे बताती कि मेरा तो कोई घर ही ना था। एक घर था जो अब दूसरे लोग इस पर कब्जा कर चुके थे। फिर मैं इससे कहने लगी कि मैं लावारिस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और पहनने के लिए कपड़े भी। मैं खुश हो गई, सोचने लगी कि यह आदमी बहुत अच्छा मालूम होता है। फिर मैं इसके घर चली गई। इसके घर में कोई भी ना था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर इसने मुझे खाना दिया और साथ ही एक सूट देकर कहने लगा कि ये लो, जल्दी से नहाकर ये सूट पहन लो। खाना खाकर मेरा पेट भर चुका था। फिर मैंने नहाकर वो कपड़े पहने और एक खाली कमरे में चली गई। वहां पर बेड बिछा हुआ था। पूरी रात भाग भाग कर मैं पूरी तरह थक गई थी, इसलिए जैसे ही लेटी तो गहरी नींद में चली गई। अचानक ही नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे को छुआ हो। न जाने कौन था जो बार बार मेरे चेहरे को हाथ लगा रहा था। किसी ने मेरे चेहरे से बाल पीछे किए थे। मैं गुनूदगी की कैफियत में थी। तभी मैंने आंखें खोलकर देखा, वो आदमी मेरे ऊपर झुका न जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। मैंने इसे एक जोरदार धक्का दिया था। फिर सिमट कर बेड पर बैठ गई। वो बड़ी खबासत से हंसा और फिर कहने लगा कि तुम्हें मैंने मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, आखिर कुछ तो फायदा हासिल करूंगा ना तुमसे। अब वो गंदे इरादे लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं सोचने लगी कि आज मेरी इज्जत को कोई भी नहीं बचा सकता। मैं इसे धक्का देकर बाहर भागने को थी, लेकिन इसने मुझे दोनों बाजुओं में दबोच लिया। मैं बेबसी से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके हाथ थे कि मुझे छोड़ने का नाम ही न ले रहे थे। अचानक ही कमरे में जैसे सलसला आया। किसी की तेज कदमों की धमक सुनाई दी थी। धाड़ की आवाज के साथ ही दरवाजा खुला था। धाड़ की आवाज के साथ ही दरवाजा खुला था। मैंने देखा जब वो जिनज़ादा इस आदमी के पीछे ही खड़ा था। इसने इसके दोनों हाथ पैर बांधकर कुर्सी से बांध दिए थे। इसके मुंह में कपड़ा ऐसे ठूसा कि इसे सांस भी न लिया जा रहा था। इस जिनज़ादे की हिम्मत नाकी देखकर वैसे ही वो आदमी खौफ से कांप रहा था। फिर इसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। अब मैं इसके साथ एक दरख्त के नीचे बैठी थी। वो मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा कि तुमने देख ही लिया होगा कि बाहर इंसान नुमा भेड़िए तुम्हें खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें आंच भी नहीं आने दूंगा। वो जिनज़ादी जिसने तुम्हें वहां से भगाया था, वो बचपन ही से मुझ पर आशिक है, मेरी बीवी बनना चाहती है।
लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से उससे शादी नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहने को भी तैयार हूँ। इसकी इस बात पर मैं चौंक गई थी। ये बात तुम्हें अच्छी तरह जानती थी कि वो मेरे साथ बहुत मेहरबान था। इसने जिस तरह आज उस आदमी से किया था, मुझे मालूम हो गया था कि वो किस कदर जालिम और ताकतवर था, लेकिन इसके दिल में मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत थी, इसलिए वो मेरे साथ इतनी मेहरबानी से पेश आ रहा था। अगर वो मेरे साथ मेरी दुनिया में रहने को तैयार था तो मुझे इसके साथ पर कोई एतराज न था। फिर मैं इसे कहने लगी कि मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। वो कहने लगा कि हम तुम्हारे बंगले में ही बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं इससे कहने लगी कि वो घर अब मेरा नहीं है, वो मेरे पापा के दोस्त खरीद चुके हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, उस आदमी ने भी तुमसे धोखा किया है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने वो घर कभी भी नहीं बेचा था, बल्कि इसने झूठे कागजात बनाकर वो घर तुमसे छीन लिया है। पहले तो मुझे इस बात पर शक था, लेकिन जिनजादे के मुंह से ये बात सुनकर अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। फिर मैं गुस्से से इसे कहने लगी कि मुझे हर हाल में अपना घर वापस चाहिए। अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जिनजादा बड़ी आस भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिलवाने में मदद करूं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। अब मुझे कोई शक नहीं रहा था कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने इस बात में सर हिलाकर इससे वादा कर लिया। फिर दूसरे दिन मैं इसके साथ इसके कबीले में चली गई। अब मैं अपनी मर्जी से इसके साथ रिश्ता कायम करना चाहती थी, इसीलिए मेरे चेहरे पर एक खुशी थी। मैंने सफेद रंग का एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। जिनजादे की माँ ने मुझे देखा तो वो खुश होकर कहने लगी कि बिलाखिर तुमने मेरे बेटे की मोहब्बत को पहचान लिया। मैं इनकी बात पर शर्मा गई। फिर मेरी नजर इसी जिनजादी पर पड़ी जो बड़ी नफरत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। यकीनन इसने साजिश करके मुझे यहाँ से भगाया था, लेकिन जिनजादे की माँ ने मुझे भागते हुए देख लिया था। फिर हम दोनों हमेशा के लिए इनका कबीला छोड़कर वापस अपने बंगले पर आ गए थे। वो जिनजादा मेरे अलावा किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ने ही मुझे ताकत और हिम्मत दे दी थी। जैसे ही मैं अपने बंगले पर पहुंची, मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। वो यकीनन सारे गुलजार अंकल के रिश्तेदार थे। गुलजार अंकल ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम हमारे साथ रह सकती हो, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं। तो मैं दबंग अंदाज में गुलजार अंकल से कहने लगी कि मैं हमेशा के लिए अपने घर में आ गई हूँ। ये मेरा घर है जो मेरे बाबा के नाम पर है। आपने मुझसे झूठ कहा था कि बाबा ने आपको ये घर बेच दिया था। आपने झूठे कागजात बनवाकर मुझे निकालने की कोशिश की थी। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। वो मेरी धमकी सुनकर हैरान रह गए। फिर मैं मजीद इनसे कहने लगी कि इस बंगले के असल कागजात मैंने एक भरोसे वाले इंसान के पास रखवाए हुए हैं। अगर आपने 2 दिन के अंदर ये बंगला खाली ना किया तो मैं अभी और इसी वक्त पुलिस में कंप्लेन करके आपके ऊपर केस करवा दूंगी। वो बड़े जज्बस हो गए। फिर कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत करना, मेरी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में रुल जाएगी। फिर दूसरे दिन ही उन्होंने मेरी धमकियों से डरकर वो बंगला खाली कर दिया था। अब मैं यहाँ तन्हा रहती थी, लेकिन मेरे साथ कोई था जो मेरी तन्हाइयों का साथी था। मैंने इस जिनजादे से वादा कर लिया था कि मैं अब जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। मैंने अपनी हिफाजत के लिए एक चौकीदार और एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया था। दिन भर मैं अकेली होती, लेकिन जैसे ही रात होती वो जिनजादा मेरे ख्वाबगाह में आ जाता। फिर मैं और वो दुनिया जहान की बातें करते। कभी मैं इसके साथ इसके कबीले में चली जाती और वहाँ का माहौल देखकर अपना दिल बहला लेती। फिर कई साल बीत गए। मेरी मुलाजमा मुझे कहती कि बेगम साहिबा, आप शादी कर लें। आखिर आपने शादी क्यों नहीं की? अब मैं इसे क्या बताती कि मैंने किसी के साथ वादा किया हुआ है जिंदगी भर उसी का बनकर रहने का। एक लावारिस और तन्हा लड़की की हिफाजत जिनजादे से बढ़कर कोई भी ना कर सकता था। मुझे इस पर यकीन था। इसने मेरा भरोसा आज तक ना तोड़ा था। वो हर जगह मेरा साथ देने के लिए पहुंच आया करता था। कितने ही लोगों ने मेरी दौलत देकर मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं इनकी नीयत अच्छी तरह पहचानती थी। लोगों के रवैयों से मुझे डर लगता था। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी और मेरे बाबा की उम्र का एक आदमी मेरे बंगले पर आया। वो मुझसे मेरे बाबा का नाम पूछ रहा था। जब मैंने इन्हें बताया कि वो इंतकाल कर गए हैं तो वो दोनों ये सुनकर रोने लगे।
फिर मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा दादा और ये तुम्हारे चाचा हैं। आज मुझे उन्हें देखकर कोई खुशी ना हुई थी। मैं सोचने लगी कि काश ये मेरे बाबा की जिंदगी में ही इनसे मुलाकात करने आते, तो वो इतनी हसरत लिए इस दुनिया से ना जाते। वो मुसलसल मुझे अपने साथ ले जाने पर इसरार करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था और कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जिनज़ादा अपनी दुनिया से सारे ताल्लुक तोड़कर मेरे साथ इस बंगले